हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन पॉइंट पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अभिषेक वर्मा आपके सामने हूँ। आज हम क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड इसको डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी से कई सारे टॉपिक इस चैप्टर से हटा दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे केवल उन टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे इस चैप्टर में हैं। तो चैप्टर शुरू होने से पहले आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन। क्या आप इस सेलिब्रिटी को इसके आंखों से गेस कर सकते हैं कि ये कौन सा सेलिब्रिटी है? क्योंकि हमें आइस के बारे में पढ़ना है, तो जस्ट फॉर फन अगर आप गेस कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। कौन कौन से पार्ट्स ह्यूमन आई में होते हैं हमको यहीं से पढ़ना है और हम यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। व्हाट इज कॉर्निया? इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट, यानी कि जो हमारी आंखों के एकदम बाहर पार्ट होता है। ये देख रहे हैं, ये वाला, ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आंखों के बाहर का, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। यहीं से जो हमारी आंखों में लाइट रेस पड़ती हैं उनका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन जो होता है वो इसी कॉर्निया पार्ट से ही होता है। यानी हम कह सकते हैं हमारी आंखों में जो भी रिफ्रैक्शन ज्यादातर होता है वो कहाँ से होता है? कॉर्निया से होता है। Next is lens. What is lens? It is composed of fibrous jelly-like material. It provides the focused. अब देखो कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो ये हमारा लेंस कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ये यहाँ पे हमारा लेंस होता है, ये वाला, ये लेंस होता है। ये हमारी इमेज को फॉर्म करता है। कैसी इमेज फॉर्म करता है? रियल और इन्वर्टेड। नेक्स्ट इज आइरिस। आइरिस क्या होता है? इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। अब आइरिस को समझने से पहले हमको समझना है कि प्यूपिल क्या होता है। इट इज द विंडो ऑफ द आईज, इट इज द सेंट्रल अपर्चर इन आइरिस, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। यानी अगर हम अपनी आंख को ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है जहां से लाइट रेज हमारी आंखों में एंटर करती हैं, इस जगह को हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। अब प्यूपिल हमारा जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और वो मतलब एक्सपैंड भी कर सकता है। जब हमारी आंखों में ज्यादा लाइट आती है तो ये हमारा प्यूपिल जो होता है ये छोटा हो जाता है इस तरीके से, ताकि ज्यादा अमाउंट में लाइट हमारी आंखों के अंदर ना जा पाए। इसका एक फिनोमिना आप डेली लाइफ में देखते होंगे। जब भी आप धूप में जाएंगे तो धूप, क्योंकि क्या होता है वहां पे बहुत सारी लाइट होती है, तो हमारा जो प्यूपिल होता है वो छोटा हो जाता है, तो लाइट रे वहां पे कम जा पाती है इस तरीके से। अब जैसे ही हम इस धूप वाले से, सोचो किसी कमरे में जाएं जो एकदम डार्क है, तो थोड़ी देर के लिए हमको उस कमरे में कुछ दिखाई ही नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि प्यूपिल जो होता है ये हमारा छोटा हो चुका होता है। ऑलरेडी इसमें लाइट कम जा रही होती है और इस डार्क कमरे में क्या है, लाइट ऑलरेडी कम है। इसी वजह से हमको नहीं दिखाई देता। इसका वाइसे वर्सा भी होता है। मान लीजिए आप किसी डार्क कमरे में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमको चीजों को देखना है तो हमारा पिपिल बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा लाइट अंदर आ सके और हम चीजों को आसानी से देख पाए। और जब आप तुरंत यहाँ से बाहर निकलेंगे, सपोज करिए धूप में आप निकले, तो आपको क्या होगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट रे आपकी आंखों में आने लगेंगी और आपकी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। अब इस प्यूपिल को छोटा और बड़ा करता कौन है? आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस। ये जो आइरिस होता है यही इसको छोटा बड़ा करता है। Next is ciliary muscles. They hold the lens in position and help in modifying the curvature of the lens. जो ये लेंस हमारा होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लेंस, इसको यहाँ से, इस जगह से और इस जगह से दो मसल्स होती हैं, वो इसको होल्ड करके रखती हैं, जिसको हम बोलते हैं सीलरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सीलरी मसल्स। और ये जो हमारा लेंस है उसके कर्वेचर को मेंटेन करती है। अब इसका क्या 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 काम होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज रेटिना। रेटिना क्या होता है? इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। रेटिना हमारा कहाँ होता है? अगर हम इस फिगर में देखें तो ये जो लास्ट एकदम स्क्रीन होती है जहां पे हमारी इमेज बनती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ये स्क्रीन, इसी को बोलते हैं रेटिना। नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व। इट ट्रांसमिट्स विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन।
यानी कि रेटिना पे जो इमेज बन रही है उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारी ऑप्टिक नर्व करती है। नेक्स्ट इज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? हमारी आंखों में एक स्पॉट होता है जहां पे हमको, वो ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे हम किसी भी चीज को देख नहीं पाते हैं। वो कहाँ पे पाया जाता है? जहां से ऑप्टिक नर्व हमारे आईज को छोड़ती है, जैसे ये है, ये तो यहां से छोड़ रही है, तो इस जगह पे हमारा ब्लाइंड स्पॉट होगा यहाँ पे। ठीक है। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमस, ये क्या होता है? देखो, अगर हम यहां से बात करें, ये आइस लेंस, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर ले लेते हैं। देखो, ये जो हमारा आई है लेंस, यहां से इस रेटिना के बीच में जो पार्ट होता है, यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमस कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और इस कॉर्निया और इस लेंस के बीच में भी एक फ्लूइड होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्लियर है? ओके। अब देखो, फार पॉइंट ऑफ द आई मतलब हमारी आंखों के लिए दूर की, हम कितनी दूर की चीज देख सकते हैं। तो भाई देख तो हम चांद भी सकते हैं, देख तो हम तारे भी सकते हैं, भाई देख सकते हैं ना। तो हमारी आईज के लिए, नॉर्मल आई के लिए, जो हम चीजें देख सकते हैं वो इंफिनिटी तक देख सकते हैं, बहुत दूर तक चीजें देख सकते हैं। भाई तारे दिखते हैं कि नहीं दिखते? तो अगर तारे देख सकते हैं, उनसे दूर फिर क्या ही देखोगे? तो इंफिनिटी। तो फार पॉइंट क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच आई कैन सी क्लियरली इज नोन एज फार पॉइंट ऑफ द आई। जहां तक हमारी आंख क्लियरली देख सकती है उसको हम क्या कहते हैं? फार पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे अब फार पॉइंट हमारी आंखों के लिए क्या होता है? इंफिनिटी होता है। क्या होता है? इंफिनिटी। फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई द फार पॉइंट इज इंफिनिटी। क्या होता है? इंफिनिटी। नेक्स्ट इज नियर पॉइंट ऑफ द आई। अब नियर पॉइंट क्या होता है? हम पास, सबसे पास की चीज क्लियरली बिना ब्लर हुए कौन सी देख सकते हैं? तो मिनिमम डिस्टेंस टू विच एन आई कैन सी अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई और अ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द आई। यानी कि अगर ये हमारी आंख है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो जब तक इसके बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तब तक तो हम इसको देखते रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम होगी, वैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमारा ब्लरी होने लगेगा, हमको सही से दिखेगा नहीं। तो अगर कोई पूछे, मान लो क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द नियर पॉइंट ऑफ अ ह्यूमन आई, तो वो क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके। अब देखो, जो हमने पढ़ा था, सिलेरी मसल्स का काम होता है कि वो एकोमोडेशन में काम करती है। वो एकोमोडेशन क्या होता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखो, लेंस जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा था कि लेंस कोई भी होता है, उसकी एक फिक्स्ड फोकल लेंथ होती है। बट हमारी आंखों के लिए ऐसा नहीं है। हमको कई बार क्या होता है, कोई चीजें बहुत पास से देखनी होती हैं, कोई चीजें बहुत दूर से देखनी होती हैं। तो हम, हमारी आंखों को फोकल लेंथ एडजस्ट करने की जरूरत होती है। तो उस फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प कौन करती है? यही सीलरी मसल्स ही हेल्प करती है। द प्रोसेस बाय विच सर्टेन मसल्स फंक्शन टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आईज सो दैट द इमेज इज क्लियरली फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज नोन एज एकोमोडेशन ऑफ द आई। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो हमको देखना है, वो कहाँ है? किसी लार्जर डिस्टेंस पे है। ये देखो, ये वाला पॉइंट, इफ द ऑब्जेक्ट to be seen is at a larger distance. For the image to be formed on retina, the focal length, अब उस इमेज को बनने के लिए क्या होना चाहिए? फोकल लेंथ हमारी ज्यादा होनी चाहिए। द फोकल लेंथ हैज टू बी लार्ज। हेंस सीलरी मसल्स यहाँ पे क्या करती हैं? रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस हमारा पतला हो जाता है। यानी जो लेंस होता है वो इस तरीके का हो जाता है, पतला लेंस हो जाता है, जिससे इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है और हम दूर की चीज को क्लियरली देख पाते हैं। अब अगर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमें क्या करना है? पास में रखा हो, पास का ऑब्जेक्ट देखना है, तो सिलरी मसल्स क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और लेंस को इस तरह से थिक कर लेती हैं, ऐसे, इस तरीके से। तो ये क्या होता है? फोकल लेंथ रिड्यूस हो जाती है और हम चीजों को और क्लियरली देख सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे।
अब हमारी आंखों में कुछ डिफेक्ट्स आ जाती हैं। डिफेक्ट्स जैसे कि हमको दूर की चीजें नहीं दिखती, हमको पास की चीजें नहीं दिखती हैं। तो सपोज करो कुछ लोग होते हैं जिनको ब्लैक बोर्ड पे क्लियर नहीं दिखाई देता है। कुछ लोग होते हैं जो ब्लैक बोर्ड पे तो क्लियर दिखाई देगा उनको, बट अपनी कॉपी जो पास में ही रखी है उस पे नहीं दिखाई देगा। तो ये सारी हमारी आंखों में डिफेक्ट्स आ जाती हैं। पहली डिफेक्ट हमारी जो आती है उसको हम बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। मायोपिया यानी कि आप ऐसे समझो, ज्यादातर जो भी बच्चे होते हैं उनको यही डिसीज होती है। क्या होती है? मायोपिया ही होती है। मायोपिया में क्या होता है कि हम पास की चीजें तो बहुत आसानी से देख सकते हैं, मगर ये सपोज करो हमारी आंख है, तो हम यहाँ पे इस जगह पे रखी हुई चीज को तो क्लियरली देख सकते हैं, बट अगर वही चीज दूर हो जाती है तो ये हमको ब्लरी विजन आता है। ऐसा क्यों होता है? अब इस फिगर पे हम देखेंगे। देखो क्या है, यहाँ से लाइट रे एंटर कर रही है। मान लो एक लाइट रे ये एंटर कर रही है, एक लाइट रे ये एंटर कर रही है। तो आफ्टर लेंस से रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होता है, ये दोनों यहाँ पे सपोज करो मिल रही है। तो इमेज हमने पढ़ा था कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है। बट यहाँ ये दोनों इंटरसेक्शन यहीं पे इन दोनों का हुआ जा रहा है। तो ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है ये रेटिना से पहले ही इमेज बन जा रही है। तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? मायोपिया। तो तीन इसके पॉइंट है। इसको हम और एक नाम से जानते हैं, नियर साइटेडनेस। अ मायोपिक पर्सन, जो मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति होगा, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, उसको पास के ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखेंगे बट कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखते हैं? बिकॉज इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स, या ऐसे पूछ सकता है, इन विच ऑफ द डिफेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो अगर रेटिना पे बन रही है तो मायोपिया होगा। अब इस मायोपिया का करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, ये देखो, इस फिगर में ध्यान से देखते हैं। यहां से देखो क्या हो रहा था, ये नॉर्मल विजन था, मतलब एक ऐसा इंसान जो नॉर्मल है, जिसकी आई साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से इमेज जो रेज आ रही थी वो इस लेंस पे पड़ रही थी और प्रॉपर यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रही थी, रेटिना पे इमेज बन रही थी। तो ये तो हमारा हो गया, नॉर्मल विजन हो रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मायोपिया की। मायोपिया में क्या है, देखो, यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं और ये आगे जाके इस लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद यहीं पे इंटरसेक्ट कर जा रही है। यानी ये इमेज यहीं पे बन जा रही है, रेटिना पे नहीं बन रही है। तो इस कंडीशन को अगर इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही है, रेटिना से पहले ही, तो हम क्या बोलते हैं? मायोपिया या नियर साइटेडनेस। अब इसको हम सही कैसे कर सकते हैं? इसको हम कॉनकेव लेंस से यूज करके सही कर सकते हैं। इट इज डन बाई कॉनकेव लेंस। एक अप्रोप्रिएट पावर का कॉनकेव लेंस, वो क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है। तो यहां से लाइट रेस पे पड़ेंगी, इन लाइट रेस को ये क्या करेगा? पहले ही डाइवर्ज कर देगा, आंखों से पहले ही डाइवर्ज कर देगा। और फिर ये जो अंदर लेंस लगा हुआ है, कौन सा? कॉन्वेक्स, ये उसको प्रॉपर रेटिना पे फोकस कर देगा। इस तरह से इसका करेक्शन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? इसको हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। मतलब कि साइटेडनेस का मतलब दिखाई दे, और फार का मतलब दूर की चीजें। यानी कि हमको दूर की चीजें तो दिखाई दे। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये तो दिखाई दे रहा जो कि हमसे काफी दूर है, बट यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट जो हमारे पास में ही है वो नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा क्यों होता है? इन दिस द इफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कांट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख सकता है, बट जो उसके एकदम पास में होते हैं उनको नहीं देख पाता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे देखो, ये देखो लाइट रे पड़ रही थी, ये इस लेंस पे पड़ी, और इसका इंटरसेक्शन देखो रेटिना के पीछे हो रहा है। यानी ये जो इमेज बन रही है रेटिना के पीछे बन रही है। यानी हमको ये इमेज रेटिना पे बनानी है। तो इसका करेक्शन कैसे होगा? ये देखो करेक्शन, इट इज करेक्टेड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके इसको करेक्ट करते हैं। कैसे? अब देखो ये क्या होता है, ये लाइट रे आ रही थी और इसको प्रॉपर एक फोकल लेंथ पे हमने जब फोकस किया, इनको कन्वर्ज किया, तो रेटिना पे कन्वर्ज कर दिया। ठीक, तो हमारी इमेज रेटिना पे बन गई और हमको रेटिना पे ही इमेज चाहिए होती है। नेक्स्ट इज, अब हम आई को खत्म कर चुके हैं। अब हम पहुंचते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो इसी चैप्टर में है, कलरफुल वर्ल्ड। प्रिज्म।
प्रिज्म क्या होता है? देखो, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट? लाइट का डिस्पर्जन, इसका मतलब क्या होता है? हम जानते हैं कि जो भी हमारी व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट, ये 7 कलर से मिलके बनती है। जब ये इसका डिस्पर्जन होता है तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है। और वो कलर्स कौन कौन से होते हैं? विबग्योर, VIBGY O एंड आर, विबग्योर। ठीक। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे कि ये इस तरीके से क्यों लिखा गया, इसको ऐसे वी ऊपर क्यों नहीं लिखा गया, ये हम आगे पढ़ेंगे। आप देखो, एक चीज होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे सपोज करो ये हमारा बाउंड्री है, ऊपर जो है हमारा रेयरर मीडियम है, नीचे जो है डेंसर मीडियम है। ठीक। ये हमारी नॉर्मल हो गई। तो सपोज करो एक ये हमारी इंसिडेंट रे थी नीचे से, जो कि आई पे आई, तो ये जब डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये ऐसे चली गई, इस तरीके से। क्लियर है? अब दूसरी लाइट रे लेते हैं हम। दूसरी लाइट रे सपोज करो ये हमने डाली, आई होप इट इज विजिबल। तो ये भी क्या होगी, जैसे जैसे इस एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं, ये नॉर्मल से दूर होती चली जाएगी। ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जो भी हमारी ये होगी, एक मान लो ये हमने डाली और वो इसी पे वापस चली गई, 90 डिग्री पे ही वापस हो गई। तो ये जो एंगल हमारा येलो कलर से बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। अब यहां से क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? व्हेन द इंसिडेंट, सॉरी, द एंगल एट विच द रिफ्रैक्टेड रे, यानी ये जो रे हमारी होगी, ये क्या हो जाए, ये 90 डिग्री पे चली जाए, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। उस इंसिडेंट एंगल को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। अब यहीं से TIR का हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना शुरू होता है। कैसे? जब भी मान लो ये हमारा क्रिटिकल एंगल था, ये हमारा क्रिटिकल एंगल था, यहां से रे हमारी इस पे वापस चली गई थी 90 डिग्री पे। अब जब भी हम इस आई को बढ़ाएंगे, यानी क्रिटिकल एंगल से जब भी इंसिडेंट की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, मान लो हमने इसकी वैल्यू बढ़ा दी, इसकी वैल्यू हमने बढ़ा दी और इसको हमने यहां से पास किया, इस जगह से, तो ये क्या होगा, ये वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। ठीक। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आप देखो, अब रेनबो, रेनबो में अगर एक क्वेश्चन आपसे हम पूछें, वाई रेनबो इज फॉर्म्ड, रेनबो क्यों बनता है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर ड्यू टू डिस्पर्जन या रिफ्रैक्शन, किस वजह से बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों चीजें होती हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है और डिस्पर्जन भी होता है। वो कैसे? देखो, ये मान लो हमारा सन है, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ। ये सपोज करो हमारा सन है, यहां से ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ये हमारी क्या है, ये जो सर्कल में है, ये ड्रॉप है, रेन ड्रॉप, पानी की बूंद है ये। ठीक। ड्रॉप लिख गया, इसको ड्रॉप कर लेना, रेन ड्रॉप। तो यहां से पढ़ने के बाद इसमें डिस्पर्जन होगा, होगा डिस्पर्जन, और ये अपने सातों कलर में देखो टूट जाएगी इस ड्रॉप के अंदर। क्यों? क्योंकि बाहर जो मीडियम है वो हमारा रेयरर है, अंदर जो है वो डेंसर है। यहां से सभी लाइट रेज वापस हो जाएंगी उसी सेम मीडियम में, यानी यहां कौन सा हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब यहां से फिर से अंदर कौन सा मीडियम हमारा? डेंसर, बाहर कौन सा? रेयरर, तो ये सभी एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ जाती हैं। अब नीचे वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, और फिर ऑरेंज, और फिर रेड। इसी तरीके से क्यों होता है? क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे
तो हमारी वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज, यानी कि वॉयलेट की सबसे कम रहती है वेवलेंथ, और जो हमारा रेड होता है, इस रेड की वेवलेंथ हाईएस्ट होती, इसकी सबसे ज्यादा होती। क्लियर है यहां तक? आई होप सबको क्लियर हो। नेक्स्ट, अब जो हमारा स्काई होता है, जो आसमान होता है, वो हमको ब्लू कलर का क्यों दिखता है? ठीक, अब इसका हमारा आंसर क्लियर क्या हो जाएगा, देखो, जिस लाइट की, जिस स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ सबसे कम होगी, क्या होगी, वेवलेंथ इज वेवलेंथ इज लेस, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसमें स्कैटरिंग क्या होगी, स्कैटरिंग मोस्ट होगी, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होगी। तो हमने देखा नीचे वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, और ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये जो नीचे के तीन कलर हैं, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, तो इन्हीं का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, इन्हीं की स्कैटरिंग क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए ज्यादा जो होता है वो हमको स्काई कैसा अपीयर होता है, ब्लू कलर का अपीयर होता है। नेक्स्ट इज, अब डेंजर के तरीके से या ट्रैफिक के सिग्नल में हमेशा रेड साइन का ही क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट हैज द हाइएस्ट वेवलेंथ एंड इट इज स्कैटर्ड, सॉरी यहाँ पे द मोस्ट लिख गया है, स्कैटर्ड द लीस्ट, यहाँ क्या हो जाएगा, लीस्ट, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और ये सबसे कम स्कैटरिंग करता है, तो जो दूर से हमको ये दिखाई दे जाएगा, सपोज करो ये रेड लाइट अगर है तो हमको दूर से दिखाई दे जाएगा। ओके, तो अब आपका ये चैप्टर खत्म होता है, जितने इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, ओवर एंड आउट।